शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे देश भर में दुकानदारों के लिए और व्यापारियों के लिए सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ते हैं। और देखिए, व्यापारियों ने भी इन्हें अब चांदनी चौक का सांसद बना दिया है और ये हैं प्रवीण खंडेलवाल जी। संयोग से आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हैं। इन्होंने बरसों पहले एक संस्था बनाई थी इन व्यापारियों के हित में, इनकी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए। संस्था का नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसे हम कैट के नाम से जानते हैं। ये कैट के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। हम समझते हैं सबसे पहले कि आखिर इस देश में कैट की आवश्यकता क्यों हुई। एक बात और मैं बता दूं सवाल जवाब करने से पहले कि प्रवीण खंडेलवाल जी का ये दावा है कि कैट के कारण ही भारत सरकार को जीएसटी के जो दरें हैं वो बदलने के लिए एक तरह तैयार किया भारत सरकार को। और ये जो जीएसटी की दरें बदली हैं, आप जानते हैं, उसके कारण इस दीपावली पर 25% से ज़्यादा व्यापारियों का व्यापार बढ़ा है। तो मैं आज जो बातें करने वाला हूँ आप सुनिए, आपको अंत तक ये इंटरव्यू सुनना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो आम छोटे दुकानदारों के लिए लड़ रहा है, व्यापारियों के लिए लड़ रहा है और लगातार पिछले 30 साल से 3 दशक से ये संघर्ष कर रहे हैं। अब तो लोगों ने सांसद बना दिया है तो संसद में रह के भी लड़ रहे हैं। और इनकी लड़ाई का पहला और बड़ा परिणाम हमने देखा कि जीएसटी के दरों में परिवर्तन हुआ। तो मैं अपने स्टूडियो में स्वागत कर रहा हूँ। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि लोग अपने हितों के लिए तो बहुत लड़ते हैं, पर आप पूरे देश भर के, मतलब पूरे देश भर के व्यापारियों, छोटे दुकानदारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कैट बनाने की जो संस्था है कैट, ये प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई थी? रविंद्र जी, मैं राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ और व्यापार मेरे पारिवारिक रगों में है। न मालूम 500-700 साल से, कितने साल से मेरे परिवार के लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापार के प्रति मेरी रुचि बचपन से ही, मेरी रुचि व्यापार में रही और मैं व्यापारियों की समस्याओं को बहुत ध्यान से देखता था, समझता था। एक बार 1990 में मैं व्यापारियों का एक विषय लेकर के देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में गया और मैंने उनसे कहा कि साहब, ये समस्या है। संभवतः वो विषय उस समय सर्विस टैक्स का था। तो अटल जी ने मुझे कहा कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारियों का कोई संगठन है? उन्होंने उद्योग के अलग से अलग संगठनों के नाम बताए। कहा उनकी आवाज़ इसलिए सुनी जाती है क्योंकि वो एक क्षेत्र के अंदर हैं। आज तुम ये समस्या लेकर के आओ, तुम अपना व्यू पॉइंट रख रहे हो। कल मध्य प्रदेश के व्यापारी आएंगे, परसों राजस्थान के आएंगे, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के आएंगे और हर व्यक्ति अपने अपने पर्सपेक्टिव से बात कहेगा। तो अगर तुम्हें काम ही करना है तो मैं जब मानूंगा जब तुम देश में व्यापारियों के एक संगठन को बना सको। क्या ऐसा करोगे? तो माननीय अटल जी का ये कहना कि क्या ऐसा करोगे, मुझे उस रात मैं सो नहीं पाया। और अगले दिन यूनिवार्ता में मेरे मित्र थे बृजभूषण सिंह, अब वो उनका देहांत हो गया। तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा, वो यूएनआई में इंग्लिश कवर करते थे। मैंने कहा यार, हम एक ऐसा संगठन बनाना चाहते हैं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? तो ये नाम जो अभी आपने कहा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये आपकी पत्रकार बिरादरी ने मुझको दिया है। क्यों? मेरा स्वभाव है, मैं कभी भी चीज़ें छुपाता नहीं हूँ और कभी दूसरे का क्रेडिट में लेता नहीं हूँ। तो मैं आज भी बृजभूषण जी को याद करता हूँ, मेरे मित्र थे। तो वहाँ से हमने शुरू किया कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के गठन का। और वर्ष 2000 यानी 10 साल में हमने गांव-गांव में, शहर-शहर में हम लोग गए। सौभाग्य की बात है कि हर शहर में और हर राज्य में व्यक्ति उत्साहित मिले,
क्योंकि मेरा अपना मानना है कि एक व्यक्ति कभी भी कोई काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास टीम ना हो। और लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, और सन 2000 में पहला कार्यक्रम दिल्ली के इरोज़ होटल में हमने किया। और उसके बाद में जब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे तो मैं उनको एक बार मिलने गया। तब तक उनको कैट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता चल चुका था। तो मैंने उनको कहा कि आपने मुझे 1990 में कहा था और हम सब साथियों ने मिलकर के ये संगठन बनाया है। तो मैं उस क्षण को भूल नहीं सकता जब अटल जी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और ये कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। तो मेरे लिए इतना ही बहुत था। तो वहाँ से यात्रा शुरू करके हमने 2 बातें पर विशेष ध्यान रखा। पहला, सरकार और व्यापारियों के बीच में कन्फेडरेशन सेतु का काम करे। दूसरा, व्यापारियों के कोई भी विषय होते जिनसे उनको परेशानी है तो वो सरकार से बातचीत करके उनका समाधान करें। ऐसा नहीं कि हमने आंदोलन नहीं किए। जब सरकार हटी हुई तो हमने आंदोलन भी किए। एफडीआई रिटेल पर हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया। 8 दिन संसद बाधित रही। हमने दिल्ली में जो सीलिंग थी उसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया। आज भी उस सीलिंग का दंश दिल्ली के व्यापारी झेल रहे हैं। तो हमने आंदोलन भी किया। लेकिन मेरा अपना मानना है, आप आंदोलन भी कर लें लेकिन अंततः आपको टेबल पर बैठ करके समझौता करना पड़ता है, चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए यदि आपकी पढ़ाई नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है, तो आप समस्या का समाधान नहीं करा सकते। तो आज पूरे देश में 48,000 से ज़्यादा व्यापारी संगठन और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 9 करोड़ से अधिक व्यापारी कैट से जुड़े हैं। और इसका सारा श्रेय मैं देता हूं उन मेरे साथियों को। जब अब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो आज भी इस समय भारत के अनेक राज्यों में व्यापारी विषयों को लेकर के मेरे साथी बैठक कर रहे होंगे, मीटिंग कर रहे होंगे। तो एक बहुत अच्छी टीम है और टीम भावना से हम काम करते हैं। और इसलिए हम लोग जो कुछ थोड़ा बहुत व्यापारियों के लिए कर पाए, हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि गर्व से कहो हम व्यापारी हैं, व्यापारी रहें सम्मान से, व्यापार करें स्वाभिमान से। प्रवीण जी, 9 करोड़ व्यापारी आपसे जुड़े हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा। और लगभग 50,000 संगठन, छोटे बड़े जो भी संगठन आपसे जुड़े हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन 35 साल में वो 4-5 आपकी उपलब्धियाँ क्या हैं जिसके कारण से ये 9 करोड़ लोगों का एक बड़ा हुजूम आपके साथ जुड़ा है? देखिए, पहली बात तो हमने एक मुहिम शुरू करी कि पूरे देश में, आप चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आपका भोपाल हो या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, हमारे बाज़ारों की हालत बड़ी ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरी सिटी में हो गया, पार्किंग नहीं है, लेकिन बाजार में सड़कों पे कब्जे हैं, बाजार में डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आज अधिकतर बाज़ारों में जो कस्टमर है वो महिला है। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा खेद है कि किसी भी बाज़ार में पिंक टॉयलेट नहीं है। बुनियादी सी चीज़ है। तो हमने शुरुआत करी अलग अलग राज्यों में, उसके सकारात्मक परिणाम आए और बाज़ारों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस स्मार्ट सिटी की कल्पना की है, उसका एक बेसिक फंडामेंटल बाज़ारों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। देश में 100-125 स्मार्ट सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो उसमें साथ साथ बाज़ार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। हालांकि किसी भी राज्य में बाज़ार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके पहला काम जो हमने किया। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही। आज हम सब जानते हैं कि जो व्यापारी है वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। और यही कारण है कि पूरे विश्व में स्लंप आ सकता है, हिंदुस्तान में कभी भी स्लंप नहीं आ सकता, क्योंकि रोज़ हमारा व्यापारी सामान बेचता है और वो पैसा इकट्ठा करके रोज़ बैंक में जमा कराता है। तो कैश लिक्विडिटी बैंकों में मेंटेन रहती है। इसलिए यूएस में स्लंप आ गया,
यूरोप में स्लम्प आ गया, लेकिन उस दौर में भी भारत में कभी भी स्लम्प नहीं आया, तो ये उस व्यापारी की बदौलत है। तो उस व्यापारी को व्यापार करने में सुविधा हो, इस बात पर हमने ध्यान केंद्रित किया। और मैं आभार मानता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने 2014 में जब वो पहली बार हमारे कार्यक्रम में आए थे, तब उन्होंने इन बातों को कहा था। तो व्यापारियों के लिए मुद्रा योजना लाने का श्रेय जहाँ प्रधानमंत्री जी को जाता है, वहाँ एक छोटी सी भूमिका कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की भी है, कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सुझाव दिया और आज मुद्रा योजना के ज़रिए से बड़ी संख्या में लोगों को पैसे मिल रहे हैं। इसके साथ साथ हमने महिला सशक्तिकरण, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, उस पर हमने काम किया और अब तक हम देश में लगभग 5 लाख से ज़्यादा महिलाओं को लखपति दीदी हम बना चुके हैं। अभी आपने कहा जीएसटी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 से अधिक आइटम्स को 18-12 से निकाल करके 5 में रखा। 28 के अधिकतर आइटम 18 में आ गए, 28 का स्लैब खत्म हो गया, जो बचे कुछ थे वो 40 में चले गए, क्योंकि वो नेगेटिव लिस्ट के आदमी थे। इसके साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यदि हम बात करें तो रिटर्न भरने में सहूलियत, व्यापारी को उसका रिफंड मिल जाए, ऐसे अनेक विषयों पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक और काम जो अभी दीपावली पे आपने ये भी दावा किया है कि व्यापार बढ़ा है पिछली दिवाली की देखिए, अपेक्षा। मैं आपको 3 फिगर दे रहा हूँ। जीएसटी के रेट कट होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वदेशी की अपील थी, उन दोनों को जोड़ करके लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार इस बार नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक के बीच में हुआ। पहले कितना होता था? अगर इससे पहले साल 4,25,000 करोड़ का व्यापार था, उससे पहले साल 30-32% की बढ़ोतरी हुई है। उससे पहले साल 3,75,000 का था, उससे पहले साल 2.5 लाख करोड़ का था, और कोविड के तुरंत बाद वो 1.25 लाख करोड़ का व्यापार था। तो 2021 में 1.25 लाख करोड़ से लेकर के हम इस बार 6.5 लाख करोड़ पर बंद हुए। दूसरी फिगर, छठ का त्यौहार पूरे देश में खूब मनाया जाता है। 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार केवल और केवल छठ पर हुआ। तीसरी बात, 1 नवंबर से 14 दिसंबर तक देश में शादियों का पहला सीजन चल रहा है, पहला चरण है, शुरू हुआ है। हमने जो एक सर्वे किया है, 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार केवल इन दिनों में होगा। और इसमें भी आज सुबह एक स्टडी मेरे पास में आई है हमारी, जो मैं शायद आज रिलीज़ करूंगा, सबसे पहले आपके चैनल पर ही बता रहा हूँ, कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 45 दिनों में केवल सोने और चांदी के अंदर होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो हमारी सनातन संस्कृति है, इस सनातन संस्कृति को बचाना, व्यापारियों को स्किल डेवलप करना। हमने अभी कोका कोला इंडिया के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अभी 5-6 रोज़ पहले दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने वो कार्यक्रम लॉन्च किया, एराइज, जिसके अंतर्गत हम 25 लाख व्यापारियों को, जिसमें किराना दुकानदार, रिटेलर, हम उनकी स्किल को डेवलप करेंगे, उनको वो तौर तरीके बताएंगे कि कस्टमर मैनेजमेंट कैसे होता है, शो विंडो का क्या महत्व है, समय पर कर पालना क्यों होनी चाहिए, दुकान की सिक्योरिटी के क्या एस्पेक्ट है, व्यापार अपने कस्टमर के साथ आपका क्या व्यवहार होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने इसको अपनाया, उनके यहाँ फुटफॉल बढ़ गया, उनका व्यापार बढ़ गया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, वो कैट पूरे देश में लगातार चलाता आ रहा है। अभी डिजिटल टूल्स, AI और ML का उपयोग होने लग गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हमारे व्यापार में कैसे मदद कर सकती है, ये हम व्यापारी को सिखा रहे हैं। और एक और सब्जेक्ट जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त करी, परसों सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर चिंता व्यक्त करी, वो है साइबर फ्रॉड। आज आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ, किसी के साथ भी हो रहा है। तो साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? नंबर 1, अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो तत्काल उसके लिए क्या करना चाहिए? नंबर 2, और साइबर फ्रॉड
को कैसे हम अपने व्यापार से दूर रख सकते हैं, उस पर हम एक प्रशिक्षित ट्रेनिंग का कार्यक्रम पूरे देश में हमने शुरू किया हुआ है। उसमें मास्टर कार्ड और बहुत सारे अन्य लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, वो फैकल्टी हमको देते हैं और उसके माध्यम से हम पूरे देश में व्यापारियों के जीवन स्तर को सुधारने में और वो स्वाभिमान से व्यापार करें, उसमें हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। इसमें एक अंतिम बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, 2023 में संसद में एक बिल आया था, जन विश्वास बिल। उस बिल के जरिए 19 मंत्रालय के 41 कानूनों की 183 धाराओं में से व्यापारियों के लिए जेल के प्रावधान को हटाया गया। उससे हमारे व्यापारियों को हिम्मत मिली, वरना किसी भी झूठे सच्चे आरोप पर व्यापारी को जेल का भय दिखाया जाता था। और आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी संसद के पिछले सत्र में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी ने जन विश्वास बिल 2 रखा है और उसके अंतर्गत भी व्यापार और उद्योग से संबंधित जितने भी कानून हैं उनमें जो टिकलिंग पॉइंट है उनको हम दूर करने जा रहे हैं। उसके लिए एक सेलेक्ट कमेटी बनी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस सेलेक्ट कमेटी का मेंबर हूं और 7 तारीख को ही पहली बैठक उस सेलेक्ट कमेटी की होने वाली है। तो कुल मिलाकर के कन्फेडरेशन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम अपने व्यापारियों को व्यापार करने के ज़्यादा मौके दें, लेकिन ये भी है कि व्यापार भी अब सिस्टम के अंदर में आना चाहिए। इस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रवीण जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मॉल संस्कृति और ऑनलाइन ट्रेडिंग ये आम व्यापारी के लिए बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए आपकी संस्था ने क्या कदम उठाए हैं और कैसे व्यापारियों का व्यापार और बढ़ सके, जो उनसे छूटता जा रहा है? हम देख रहे हैं लोग मॉल से खरीदी कर लाते हैं, दुकानदार बैठा रह जाता है। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रविंद्र जी। ऑनलाइन की जो खरीदी है वो अब एक यथार्थ है। आज हम सब के घरों में ऑनलाइन से सामान मंगवाया जाता है सुविधा के नाम पर। जी जी। किंतु नहीं, कई बार सस्ता भी मिलता है सर। नहीं, वो मैं आपको बता दूं सस्ता क्यों मिलता है। वो ठगी है एक तरह की। वो विशुद्ध रूप से ठगी है। मैं आपको ये कह सकता हूं कि ऑनलाइन का अगर आप फॉर्मेट समझेंगे तो वो व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो वैल्यूएशन का गेम यहाँ पर चला रहे हैं। जैसे मैं कंपनी का नाम अक्सर मैं नहीं लेता हूँ, ना मैं उस कंपनी का नाम लूँगा। एक कंपनी अमेरिका की है जो हिंदुस्तान में ई कॉमर्स से व्यापार कर रही है। वो कंपनी 2009 में आई थी, एक कंपनी 2013 में आई। 2009 और 2013 की कंपनियां आज तक प्रति वर्ष 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान करती हैं, लॉस बुक करती हैं, और उसके बावजूद वो हर साल 4-4, 5-5 सेल करती हैं। अब हमारी ये जो पुरातन व्यापारिक संस्कृति है उसमें यदि लॉस होता है तो उस आदमी को कहते हैं वो हाथ खड़े कर देता है और वो दिवालिया हो जाता है। इनके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि आप हर महीने हर साल लॉस कर रहे हैं उसके बाद भी आप जिंदा हैं? तो इसका मैं आपको बताता हूँ। इनके जो इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने इनको 100 करोड़ रुपए दिए, तो वो एग्जिट, और वो 100 करोड़ रुपए पर कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन उसमें एक क्लॉज होता है एग्जिट क्लॉज, कि जब वो एग्जिट करें तो 100 के 500 कैसे हो, तो 500 करोड़ रुपए एग्जिट करने पर उसको मिल जाए। तो उसके लिए वो 100 करोड़ तो इन्वेस्ट करता है और 100 करोड़ रुपए और इनको देता है और ये कहता है कि तुम लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचो जिससे कि फुटफॉल आए। जो मार्केट में वैल्यूएशन होती है वो प्रॉफिट लॉस से नहीं होती, वैल्यूएशन हमेशा फुटफॉल से होती है। तो इधर फुटफॉल आता है और उधर अमेरिका में या फलानी जगह पर उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो ये प्योर, इसीलिए अक्सर जब आप कहते हो कि सस्ता मिलता है, माइंड गेम है, ये माइंड गेम है। दूसरा, ऐसे 1000 उदाहरण है जिसमें आपने मोबाइल मांगा, आपको ईंट मिल गई, आपको रिफर्बिश्ड मोबाइल मिल गए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल गई। तो वो जो टच एंड फील है, मैं गर्व से ये कह सकता हूँ। जी, एक चीज़ मैंने ये देखी है कि हम मॉल में जाते हैं, सब्जी वो हमें सस्ती बता देते हैं। बाजार में आलू 40 रुपये है, वहाँ 35 रुपये। अब उस आलू के चक्कर में जब हम शॉपिंग करते हैं तो फिर 10 चीज़ें और खरीदते हैं और 9 चीज़ों में वो बैलेंस कर लेते हैं उस चीज़ को। ये वही माइंड गेम है, ये वही माइंड गेम है। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, आज आपकी गली में, मोहल्ले में, कस्बे में जो हमारा दुकानदार व्यापार कर रहा है,
उसने कभी आपको चीट नहीं किया नहीं होगा। किया। और ये एक विश्वास है, म्यूचुअल ट्रस्ट है। तो हमने भी अपने व्यापारियों को कहा है कि क्योंकि ऑनलाइन भविष्य है, आज लोग सुविधा में जा रहे हैं, तो आप अपनी एक दुकान फिजिकल रखें, लेकिन एक दुकान आप अपनी ऑनलाइन भी बना करके रखें। उसके लिए हम व्हाट्सएप के जरिए उनकी दुकानें बनवा रहे हैं, वो एक बड़ा कैंपेन हम पूरे देश में चला रहे हैं। लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की पहल पर, जो अमेरिका की कंपनी है, उस पर कंपटीशन कमीशन ने 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई साहब। आपके इसी मध्य प्रदेश में उसी कंपनी या मध्य प्रदेश में उसी कंपनी को पकड़ा गया जो अफीम और गांजा बेच रही थी। और ये इससे पहले वाली जब सरकार थी उसके ज़माने की बात है। मैं 2-3-4 बार मुझे उसके लिए यहाँ आना पड़ा। पुलवामा में जो अटैक हुआ, उसमें जो बम बनाने की जो सामग्री थी वो उसी कंपनी के जरिए ऑनलाइन मिली। तो आखिरकार हम क्या कर रहे हैं? हम तो इसलिए ऑनलाइन की इन कंपनियां, और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि एफडीआई पॉलिसी 2018 प्रेस नोट नंबर 2, उसमें साफ लिखा है कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं ये प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं करेंगी, यानी लागत से कम मूल्य पर सामान नहीं देंगी, लॉस फंडिंग नहीं करेंगी, यानी कि नुकसान की भरपाई नहीं करेंगी। ये सारा काम वो कर रही है और भारत सरकार इसके लिए नियम बना रही है। भारत सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नियम बना रही है, बनाने वाली है। लगभग नियम मोटे मोटे बन गए। इनका भविष्य अब खतरे में है। निश्चित रूप से ये स्थायी व्यापार नहीं है। स्थायी व्यापार मेरे दुकानदार का है, जो गली में मोहल्ले में, और हमारा जो कल्चर है आज वो वही दुकानदार है जो सैलरीड क्लास को 1 महीने तक उधार देता है। और सैलरीड क्लास की ईमानदारी है कि जिस दिन उसको तनख्वाह मिलती है पेमेंट करता है, सबसे पहले उसके पास जाता है, और जब वो दुकानदार से पूछता है कितने पैसे हुए, उसने कहा 7,000 रुपये, और वो पर्चा हाथ में देता है, तो सैलरीड व्यक्ति का विश्वास देखिए आप, उस पर्चे को वहीं पर फाड़ देता है, चेक नहीं करता। नहीं, कभी नहीं करता। और 7,282 रुपये यदि हुए तो 7,282 रुपये देता है। ये भारत की व्यापारिक संस्कृति है जिसको हम कैट के माध्यम से पूरे देश में जिंदा रखने का प्रयास करें। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूँ और तमाम सारे दुकानदारों की ओर से भी कह सकते हैं कि अब आप सक्षम हैं, सांसद हैं इस समय आप, क्या आप और केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, तो क्या आप कैट के जरिए अपने हर प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम खुद अपने हाथ में नहीं ले सकते क्या? देखिए, मेरी कुछ संवैधानिक मर्यादाएं हैं जिनका मैं पालन करूंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर, लेकिन आपकी कैट की जिम्मेदारी भी है। मैं ये आपको, लेकिन सरकार के स्तर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि जो विचार आपने दिया है ये विचार बहुत जल्दी आपको हकीकत में इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। मतलब आगे जाके कैट का भविष्य और कैट से जुड़े हुए लोगों का भविष्य बड़ा उज्जवल है। देखिए, देश के मैं खाली कैट की बात नहीं है, देश में बहुत सारे व्यापारिक संगठन काम कर रहे हैं, मैं सभी संगठनों का आदर करता हूं, लेकिन देश में व्यापारी और व्यापार का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि छोटे व्यापारी का व्यापार बड़ा कैसे किया जाए, और उसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है। आज अपने तमाम सारे जो 9 करोड़ लोग जुड़े हैं उन्हें ये भी बता दीजिए मेरे चैनल के जरिए कि सांसद बनने से पहले और सांसद बनने के बाद आपको इस संगठन को दम देने में, ताकत देने में क्या अंतर आया है? अंतर नहीं आया, बस सिर्फ एक अंतर आया कि पहले मैं जितना समय दे पाता था उतना समय मैं अब उस फ्रीक्वेंट नहीं दे पाता हूँ। मैं अपनी इस कमी को मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पॉलिसीगत निर्णय तो आप करा सकते हो ना। हाँ, तो सक्षम हुए आप। हाँ, किंतु मैं फिर आपसे कहूँगा ये एक टीम वर्क है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो, हर जगह कैट की मजबूत टीम खड़ी है। और मैं अपने उन सारे साथियों का साधुवाद करता हूँ कि मेहनत वो करते हैं और क्रेडिट मुझे मिलता है। सड़क पर वो मेहनत करते हैं, सांसद प्रवीण खंडेलवाल बनता है, उनकी वजह से बनता है, तो उनका कर्जा ये जीवन पर्यंत मेरे ऊपर रहेगा। इस जन्म में मैं उनका कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। अंतिम सवाल, मैं बिल्कुल आप उस पर आ गया हूँ कि आज आप मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, यहाँ आज कोर कमेटी की बैठक है, तो क्या आपका एजेंडा है और आज मध्य प्रदेश में क्या करने वाले हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश बहुत ही व्यापार की दृष्टि से बहुत ही सफल प्रदेश है और यहाँ पर व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। मैं पूरा मध्य प्रदेश लगभग मैंने घूमा हुआ है। तो आज जो हम यहाँ पर बैठक कर रहे हैं वो इसकी कि मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो व्यापार से संबंधित उनकी योजनाएं हैं उनको कैसे ज़मीन तक लेकर के आया जा सके। राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई भी निर्णय यदि व्यापारियों के विषय में हो तो कैट को और कैट के लोगों को बुला करके परामर्श किया जाए, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार कर रही है। बहुत सारी जो बोर्ड और कमेटियां हैं व्यापार से संबंधित, उसमें हमारे व्यापारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि जब जो पॉलिसी बने तो उसमें ज़मीनी हकीकत का पुट होना चाहिए, उसका समावेश होना चाहिए। इस तरीके के कई अन्य विषय हैं जिन पर आज हम बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने सुना बेहद महत्वपूर्ण इंटरव्यू आज मैंने लिया है प्रवीण खंडेलवाल साहब का, जो कैट के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय है। और सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने कुछ बातें इशारों में कही हैं क्योंकि संवैधानिक मर्यादा हैं, पर इतना उन्होंने भरोसा दिला दिया है कि कैट है तो भरोसा है, प्रवीण खंडेलवाल हैं तो भरोसा है। तमाम सारे व्यापारियों का जो भविष्य है, जिस तरह का, आज मैंने एक ऐसा प्रश्न पूछा था जो मेरे लिए ही काल्पनिक था, लेकिन उस मुद्दे पर भी वो काम आगे बढ़ चुका है। मैंने कहा था कि जो 9 करोड़ व्यापारी आपसे जुड़े हैं, जो 48,000 संगठन आपसे जुड़े हैं, उन संगठनों को क्या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर खुद ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं कर सकते? उन्होंने कहा आप जरा सब्र रखिए, हम उस लाइन पे भी आगे बढ़ गए हैं। सोचिए कि ये संगठन व्यापार के हित में, व्यापारियों के हित में, दुकानदारों के हित में जो दिन रात काम कर रहा है, और आज एक भरोसा दिलाया है प्रवीण जी ने कि आप चिंता मत करिए, भविष्य बहुत उज्जवल है। भारत सरकार कुछ ऐसे कानून बनाने वाली है जिससे आम व्यापारियों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रह सके। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।